Jai Hind friends, in this video we will talk about the recently conducted paper of Arunachal PCS, and particularly in this video we will talk about the questions from history section. So what you have to do is, firstly you have to attempt those questions by yourself and then you have to check whether you answered it correctly or not. First question in your screen is, which of the following was not initiated by MK Gandhi? So below are the few newspapers, and among these you have to answer कि which particular newspaper was not started by Mahatma Gandhi. The first option is Harijan, second option is the Bengal Gazette, third is Young India, and the fourth is the Indian Opinion. Similar type of question was asked in Jharkhand PCS, and in the same year, with which of the following newspaper was Gandhiji not associated? Even if you look at the options, Harijan, Bengal Gazette, Young India, Indian Opinion, you will see some of the options are directly similar, right? So this is the a basic pattern of state PCS. Question gets repeat from other state PCS paper frequently, like not in this question, even in next question also we see that the question from classical status, this is also like similarly asked in Gujarat PCS. Even if this question we talk about Buddha's time, the famous physician, the also similar kind of question is asked in BPSC as well. Same question if you see Tariq-e Firoz Shahi, it is asked in like UK PCS 2024, but the options को question बना दिया गया है. So similar kind of pattern we observe in each paper. इसमें भी देखिए इक्ता सिस्टम के बारे में पूछा गया, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल पीसीएस. सो ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि सारे ही क्वेश्चन, अगर एक आध हम छोड़ दें तो सारे ही क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से रिपीटेड है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, वी हैव एनालाइज्ड मोर देन अ लॉट ऑफ पेपर्स, लाइक वी हैव एनालाइज्ड द अदर स्टेट पीसेस एज वेल, और सब में ही हम सेम पैटर्न देख रहे हैं. इवन इन सिविल सर्विसेज वी हैव सीन दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम पीवाईक्यूज itself. Okay, so let's start our video. सो होप यू हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो देखिए इसमें अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें, हरिजन, द बंगाल गजट, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन में, तो कौन सा न्यूज़पेपर एसोसिएटेड नहीं है गांधी जी के साथ? द बंगाल गजट जो है वो एसोसिएटेड नहीं है. बाकी के जो ऑप्शंस हैं, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये तीनों ही अखबार महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं. ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज गांधी इज नॉट एसोसिएटेड? यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन, इंडियन ओपिनियन. अब इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंडियन मिरर. इंडियन मिरर जो है वो गांधी जी ने नहीं स्टार्ट किया है. बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हो, यहाँ भी सेम ही है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, और हरिजन. मीन्स आप कह सकते हो कि क्वेश्चन यहीं से उठाया गया, बस ऑप्शन को बी की जगह बंगाल गजट की जगह इंडियन मिरर लिख दिया गया है. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. इंडियन मिरर किन्होंने स्टार्ट किया है अगर गांधी जी ने नहीं स्टार्ट किया है तो इंडियन मिरर स्टार्ट किया गया है देवेंद्र नाथ. याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष, ठीक है. बाद में फिर एन एन सेन जी इसको आगे बढ़ाते हैं, बट ये दो मेजर एसोसिएटेड लीडर्स हैं इसके साथ, देवेंद्र नाथ टैगोर जी और मनमोहन घोष जी जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया इंडियन मिरर इन्होंने. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. और ऑप्शन है हमारे पास पार्थेनियन, दिग्दर्शन, बंगाल गजट, हिक्की गजट, हिक्कीज बंगाल गजट, और ऑप्शन डी है समाचार दर्पण. मीन्स इसको पूरा वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है कि कहीं कोई गलती ना निकले. इसका सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी है. बंगाल गजट जो है ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का, जो जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया है, तो इसे हिक्की का भी बंगाल गजट कहते हैं. तो यही फर्स्ट है इंडिया में. नेक्स्ट देखिए, What was the title of the first newspaper published by James Augustus Hickey? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो पहला न्यूज़पेपर निकाला उसका टाइटल क्या था? तो अभी हमने पढ़ा ये द बंगाल गजट. तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है पीवाईक्यूज़ का, और इस तरीके से ये पीवाईक्यूज़ हमारी हेल्प करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल लैंग्वेज क्रोनोलॉजिकली एज पर द ईयर्स ऑफ देयर क्लासिकल स्टेटस. गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, तमिल और मलयालम, ये चार हमारे जो है वो ऑप्शंस हैं. तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो ये वो लैंग्वेज हैं जो 1500 साल से भी पुराने माने जाते हैं, और इस तरीके से एज ऑफ नाउ हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज है. सबसे पहला जो डिक्लेरेशन हुआ क्लासिकल लैंग्वेज का वो है तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत और एसमीज और बंगाली. ये जो पाँच हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, एसमीज और बंगाली, ये पाँचों 2024 में डिक्लेयर हुए हैं. इस वजह से ये चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल लैंग्वेज, और बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं. तो ध्यान रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, एसमीज और बंगाली, ये जो 5 हैं, ठीक है, इसमें आप कोई निमोनिक भी बना सकते हो.
ए बी, हाँ बहुत सारे निमोनिक बन जाएंगे, यहाँ से आप एसोसिएट करके याद रख सकते हैं इसमें। तो दो तो आपके यही है, पाली प्राकृत जो हम बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे पढ़ते हैं। उसके बाद एसमीज है, बंगाली है और मराठी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन्होंने पूछा है। बेसिकली जब ये 2024 में न्यूज़ में आया ना, तो इन्होंने बाकी का भी पूछ लिया। तो यही होता है बाकी एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो तमिल सबसे पहले डिक्लेयर हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2004 में। उसके बाद 2005 में संस्कृत डिक्लेयर हुआ है। और कन्नड़ और मलयालम में हम पहले देखते हैं कि कन्नड़ जो है 2008 में और मलयालम जो है वो 2013 में। तो इस तरीके से सही आंसर क्या है, पहले 3 आएगा, देन फर्स्ट आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, देन 2, देन 4। तो 3, 1, 2, 4 आई गेस यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें पूछा गया कि कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो ये आप देखिए, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, तमिल, तेलुगु सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो सही आंसर है यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो आई होप आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। एक बार इन्होंने पूछा कि बताइए कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज में है, एक बार इन्होंने पूछा कि बताइए कि कौन सा क्रोनोलॉजिकली करेक्टली अरेंज्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was given the classical language status in 2014? So the language which was given the classical language status in 2014 was Odia. Odia got the status of classical language. तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें हमने 3 पैटर्न ऑब्जर्व किए। पहला पैटर्न हमने ये देखा जिसमें आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। दूसरा पैटर्न ये हमने देखा कि आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा लैंग्वेज जो है इसमें से शामिल है क्लासिकल में। ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी आए हैं बहुत पहले, ठीक है, कि कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है, समझ गए ना। और तीसरा पैटर्न इन्होंने पूछा कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पूछ लिया गया कि बताइए किस ईयर में जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज बना। तो ये 3 पैटर्न के सवाल हमने एक टॉपिक से देखे। फेमस फिजिशियन कौन थे बुद्धाज के टाइम में? तो देखिए सही इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन कौन सा सही है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चरक है, जीवक है, कौटिल्य है, नचिकेता है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है चरक के बारे में, कौटिल्य के बारे में, नचिकेता के बारे में, तो डेफिनेटली हम इन्हें अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। सही आंसर यहाँ पे जीवक है। चरक के बारे में अगर देखें हम तो नो डाउट चरक भी जो है काफ़ी फेमस फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही फ़ायदा भी है। अदरवाइज तो PYQ सिर्फ देखना और सिर्फ करना बेनिफिशियल नहीं है जब तक हम उनकी डिटेल एनालिसिस ना करें। तो चरक संहिता इन्होंने लिखा है और ये आयुर्वेद के जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, आयुर्वेद की जो नींव है वो मानी जाती है चरक जी के द्वारा रखी गई है। हालांकि ये बुद्धा से कहीं टाइम पहले एग्जिस्ट करते हैं, अराउंड आप मान सकते हो कि 2nd सेंचुरी BC के आसपास, ठीक है। तो चरक का टाइम पीरियड अलग है, ये कॉन्टेम्पररी तो नहीं है बुद्धा के। अगर कौटिल्य की बात करें तो तीसरा ऑप्शन जो है कौटिल्य, ये आपको पता होगा, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। और ये एंसेंट इंडियन फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बारे में सबको पता है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है और ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनसे माना जाता है कि उनको गद्दी में बैठाने का काम और धनानंद को सबक सिखाने का काम चाणक्य या कौटिल्य ने ही किया था, ठीक है। तो ये फिजिशियन नहीं थे और बुद्धा के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। अगला देखिए नचिकेता। तो नचिकेता पे आई गेस एक क्वेश्चन भी आया, यहाँ मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने PYQs कवर किया है, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे कई बार किया है इसे, और बैच में भी कवर किया है, समग्र बैच में भी नचिकेता के बारे में। देखिए नचिकेता जो है ये कठोपनिषद के कैरेक्टर हैं, ठीक है। कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद हमारी उपनिषदों में से एक है, कठोपनिषद उनका एक कैरेक्टर है ये। और इसमें बताया गया है कि इनका डायलॉग है यम के साथ, ठीक है। इनका जो डायलॉग है वो यम के साथ है, जिसमें ये उनसे सवाल पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, और भी सवाल, ठीक है। तो यम को द गॉड ऑफ डेथ माना जाता है और उनसे ही सोल के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है ये कठोपनिषद की जो इनकी बातचीत है, जो डायलॉग है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कठोपनिषद से इवन बहुत सारे श्लोक भी लिए गए हैं, जैसे आपने एक सुना होगा, उठित जागृत प्राप्य वराणी बोधत छुरस्य धारा, ये वाला जो जिसका मतलब है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जिसको काफ़ी फेमस किया स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये भी कठोपनिषद से ही जो है एक्सट्रैक्टेड है। तो ये है नचिकेता के बारे में। तो ये फिजिशियन तो नहीं है, बल्कि इनका जो योगदान है वो स्पिरिचुअल है और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स में इनका अहम योगदान है। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो जीवक जो है ये यहाँ पे फिजिशियन है बुद्धा के टाइम पे, काफ़ी फेमस फिजिशियन थे ये जीवक।
अब इसमें ये क्वेश्चन देखिए, विच हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। तो देखिए बिम्बिसार के टाइम पे, क्योंकि बिम्बिसार और जो बुद्धा हैं ये कॉन्टेम्पररी हैं, आपने पढ़ा भी होगा बुद्ध के कॉन्टेम्पररी के बारे में पूछते हैं, तो दोनों के ही टाइम पे जो जीवक है वो काफ़ी फेमस फिजिशियन थे। अब बिम्बिसार के दरबार में भी इन्होंने काम किया जीवक ने, और ये बुद्धा से भी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो है वो जीवक है। नेक्स्ट देखिए, टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड आर्यभट्ट एंड वराह मिहिर एंड मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हैं ये रेस्पेक्टिवली, ये बिलोंग करते हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में हमें पता है एक साइंटिस्ट के रूप में, और वराह मिहिर भी काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे। पाल पीरियड, सुंग कुषाण पीरियड, मौर्य पीरियड या गुप्ता पीरियड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। और आर्यभट्ट और वराह मिहिर के बारे में अगर हम देखें तो ये गुप्ता पीरियड में 4th से 6th सेंचुरी के आसपास जो है टाइम पीरियड हम एसोसिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बीसी नहीं, हम एडी की बात करें, गुप्ता डायनेस्टी एडी में देखने को मिलती है 5th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो आर्यभट्ट 476 एडी के आसपास रहते हैं, और इनका जो फेमस वर्क है, फेमस वर्क जो है वो आर्यभट्टिया है, आर्यभट्टिया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले तो पाई के बारे में बताया और एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने निकाली है बहुत हद तक। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी है। हेलियोसेंट्रिक मतलब, हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, बेसिकली अर्थ सेंट्रिक हम कह सकते हैं, सॉरी सन सेंट्रिक हम कह सकते हैं। ठीक है, और इनका अहम योगदान इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, बहुत सारी चीज़ों में इनका अहम योगदान देखने को मिलता है। अब देखिए बहुत बार पूछा जाता है, तो हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं, तो उम्मीद है आप उन्हें लिंक कर पाते होंगे। ठीक है, क्योंकि बिना लिंकेज के पढ़ना, जैसे लास्ट मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट लिंक का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने बुक उठाई, बुक में आपने ये टॉपिक पढ़ा क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। अब आपने ये फैक्ट देखा कि अच्छा सबसे पहले तमिल आया, संस्कृत आया, इस तरीके से हमने क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे, या तो क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये स्टेट पीसेस, आप सिविल सर्विसेज का पेपर देखना, आई गेस 2014 में पूछा गया, आई विल शेयर दैट क्वेश्चन आल्सो। तो उसमें भी आप देखो यही पूछा इन्होंने, 4 ऑप्शन दिए, गुजराती, तमिल और 2 और लैंग्वेज थे, और पूछा कि कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन बना दिए 1 2 3, 2 and 3, 2 and 4, इस तरीके से। तो ये पहला तरीका होता है जिसमें वो पूछ लेंगे कि कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। तीसरा वो पूछेंगे ईयर कौन सा है, और फिर वो पूछ लेंगे क्रोनोलॉजी कौन सी है। ये तीनों पैटर्न के सवाल हैं। तो इसी का मतलब होता है लिंक करके पढ़ना, कि आप सारे पैटर्न एक साथ कवर कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ पाए अच्छे से। तो नेक्स्ट बात करते हैं वराह मिहिर के बारे में। देखिए वराह मिहिर जी की अगर हम बात करें, वराह मिहिर, तो ये 6th सेंचुरी के आसपास का इनका टाइम पीरियड है, और ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी में इनका अहम योगदान है। इनकी जो सबसे फेमस बुक है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बृहद संहिता नाम है। देखिए बृहद का मतलब होता है विशाल, लार्ज, ठीक है, लार्ज, और संहिता का मतलब ट्रेटाइज। आप कह सकते हो कि एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो इस तरीके से बृहद संहिता इन्होंने लिखा है, और प्लेनेटरी मूवमेंट्स, एक्लिप्स, मीट्रोलॉजी, इन चीज़ों पर इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये सही आंसर, और ये आसान सवाल है, आपके ये सही होने चाहिए। अगर आप समग्र बैच में हो और अगर आपके ये गलत हो रहे हैं, तो आई एम सेइंग कि मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ नहीं रहे हो, या तो आप रिवाइज कम कर रहे हो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। और सिर्फ समग्र बैच की बात नहीं है, अगर आपने हिस्ट्री कवर की है तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हर बुक में NCERTs वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तारीख फिरोज शाही के ऑथर कौन है? जियाउद्दीन बरनी, अल बरूनी, अबुल फजल या मिनहाज ए सिराज। अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है। तारीख मुबारक शाही, फतवाए जहांदरी, और इसके बाद जैन उल अकबर और तारीख मोहम्मदी। ठीक है, ये थे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए क्या हुआ ना, चंद्रगुप्त सेकेंड जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, इनके टाइम पे नवरत्न थे। चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे नवरत्न थे। ठीक है, तो नवरत्न में से बहुत सारे शामिल थे लोग, जिनमें सबसे पहले तो कालिदास जी थे, जो जिनके बारे में बताने की नीड नहीं है, काफ़ी फेमस संस्कृत पोएट है और प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब नाटककार है। इन्होंने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्र है, विक्रम और वसियम है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में अमर सिम्हा जी भी थे। ठीक है, आप आई होप आप रनिंग नोट्स भी बना रहे हो। अमर सिम्हा के बारे में मैंने आपको पहले बताया, और इसमें सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी आया 3-4 साल पहले। अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखी है। अमर कोश क्या है? एक तरीके की डिक्शनरी है, जिसे लेक्सिकम भी कहते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर है ये। इन्होंने वर्ड्स को कंपाइल किया है, और ये किनके दरबार में है? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में।
ठीक है। तो अमरकोश के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने बेसिकली संस्कृत का रूट वर्ड्स बताया है। जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो मिस है, अगर कोई वर्ड के आगे मिस लगा है तो वो वर्ड नेगेटिव साउंड करेगा, जैसे मिस मैनेजमेंट है ना, मिस कराज, बहुत सारे वर्ड है। तो इस तरीके से इन्होंने संस्कृत का रूट वर्ड बताया है इस पर्टिकुलर बुक में। किस बुक में, मैं लिख देता हूँ बिकॉज ये आपकी हेल्प होगी इसमें। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अमर सिम्हा। अमर सिम्हा, ही रोट अमरकोश। व्हाट इज अमरकोश? अमरकोश इज अ लेक्सिकन, या वी कैन से दैट ही वाज अ फेमस लेक्सिकोग्राफर, जिसमें इन्होंने संस्कृत के रूट वर्ड्स के बारे में बताया है। इसके बाद इन्होंने इसके अलावा संस्कृत रूट वर्ड्स के अलावा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं या जो होमोनिम्स होते हैं, जो सिमिलर साउंड करते हैं बट उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है, इस तरीके के वर्ड भी इन्होंने बहुत सारे, अराउंड 10,000 से ज़्यादा वर्ड इन्होंने लिस्टिंग करी है इनकी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, 5th-6th सेंचुरी के आसपास की है, ठीक है। और होमोनिम्स पे भी बात की है, ओ होमोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स वगैरह, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं, पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अमरकोश जी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है वराहमिहिर जी, जिसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई। अच्छा, एक फेमस इनकी और बुक है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये पूछा गया, ये जितना भी मैंने फैक्ट बताया है सारा पूछा गया है पेपर में। एक मैंने वीडियो बनाई है इस पर अलग से, इसलिए मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं। वो वीडियो है बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से, ठीक है। और ये आपको हमारे YouTube चैनल पे ही मिल जाएगी। और अगर आप बैच में हो तो आप YouTube चैनल मत रेफर करिए, बैच के ही हिस्ट्री वाले जो फोल्डर है उसमें जाइए, आपको बुक्स एंड ऑथर्स नाम की एक वीडियो मिलेगी, आप उसे ज़रूर रेफर कर लीजिए, ठीक है। वैसे ये मैंने YouTube पे भी डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और वराहमिहिर के बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट बात यही बताई कि इन्होंने जो बुक लिखे है ना उसको कैटेगराइज भी किया है, जिसमें जैसे बृहद संहिता के बारे में मैंने बताया, तो बृहद संहिता अपने आप में वाइड रेंजिंग टॉपिक को डिस्कस करता है। एक पर्टिकुलर जो बृहद है, इसका नाम ही है विशाल, ठीक है, जो बहुत लार्ज है। तो क्या लार्ज टॉपिक है, जैसे इन्होंने ये भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसके बाद प्लेनेटरी मूवमेंट्स की प्लेनेट हमारे कैसे मूव करते हैं, एक्लिप्सेस वगैरह के बारे में, बादल कैसे बनते हैं, रेनफॉल कैसे होता है, बहुत सारे, इवन क्रॉप्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है, ठीक है, पल्स के बारे में, जेम्स के बारे में, इवन मैट्रीमोनी के बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन है। तो डोमेस्टिक रिलेशन, बहुत एक वेराइड रेंज ऑफ डिस्कशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है, तो मैं नेक्स्ट बता देता हूँ नवरत्न के बारे में। जैसे अकबर के दरबार में थे वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी थे। नेक्स्ट है वो, उनका नाम है धन्वंतरी, ठीक है। धन्वंतरी जी के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी फिजिशियन थे काफ़ी फेमस, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं, फिजिशियन, ठीक है, फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और धन्वंतरी जी जो है वो इसके बाद, हाँ, धन्वंतरी जी के बारे में ध्यान रखिए, फिजिशियन नहीं है, उसके और भी हैं, जैसे शंकु हैं जो आर्किटेक्ट थे, ठीक है, कहापणक है जो एस्ट्रोलॉजर थे, वररुचि थे जो कि ग्रामेरियन थे, वेताल भट्ट थे जो कि एक म्यूजिशियन थे। तो इतने लोग जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तारीखे फिरोज शाही के ऑथर की। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ जियाउद्दीन बरनी के बारे में। जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी जो है ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर आप कह सकते हो, इवन ऑथर भी कह सकते हो दिल्ली सल्तनत के। और इन्होंने तारीखे फिरोज शाही लिखी है, ठीक है, तारीखे फिरोज शाही लिखी है, तारीखे फिरोज शाही। इसके अलावा एक और बुक लिखी है और उस बुक का नाम है फतवाए जहांदरी। देखिए, मुगल पीरियड के भी जो बुक्स है वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। और मैंने एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार कहा है कि जितने भी पेपर होते हैं, अगर आप हिस्ट्री का पेपर उठा के देखो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, कोई भी पेपर हो, वहां पे आपको बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई विच टॉपिक से, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो फतवाए जहांदरी है, ये दो बुक जो है वो ध्यान रखना है आपको। पहली है तारीखे फिरोज शाही, दूसरी है फतवाए जहांदरी। किन्होंने लिखा? बर्नी ने, ठीक है, बर्नी ने। तो अब यहाँ इन्होंने पूछा कि तारीखे फिरोज शाही किन्होंने लिखा है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। देखिए, अल बरूनी अलग ऑथर है, ठीक है, वो तो काफ़ी पहले के हैं, 10th सेंचुरी के आसपास के हैं। अल बरूनी के बारे में भी क्वेश्चन है, वो भी मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी हम बात करें बर्नी की, ठीक है। तो बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही लिखी है, तो इससे आप एसोसिएट कर सकते हो कि ये फिरोज शाह तुगलक के आसपास के टाइम पीरियड के हैं, यानी तुगलक डायनेस्टी से जो अपना संबंध रखते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछा गया कि जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, तारीखे मुबारक शाही, फतवाए जहांदरी, जैनुल अखबार या तारीखे मोहम्मद शाही। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी है,
फतवाए जहांदरी, क्योंकि दो बुक्स इन्होंने लिखी है, पहली है तारीख फिरोजशाही और दूसरी है फतवाए जहांदरी। देखिए फैक्चुअल है इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स ने मुझे कई बार बताया कि सर आपने जो चीज़ें बार बार रिपीट करी है वो एग्जाम में काफ़ी हेल्प हुआ है रिकॉल करने में। तो यही है, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदरी जो है वो बर्नी ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। फुतहुल सलातीन, फुतुहाते फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही और खजाइनुल फुतूह। ठीक है, तो दो बुक है फिरोज शाह से एसोसिएटेड, पहली है फुतुहाते फिरोजशाही और दूसरी है तारीख फिरोजशाही। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो फुतुहाते सलातीन जो अब्दुल मलक इस्मानी ने लिखा है। इसके बाद फुतुहाते फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तारीख फिरोजशाही जैसा कि हमने डिस्कस किया ये जियाउद्दीन बर्नी ने। और खजाइनुल फुतूह जो है ये बहुत फेमस बुक है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, यहाँ से डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछे गए हैं कि अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी है, तो खज़ैन उल फुतूह लिखी है। और ये एनसीईआरटी में भी है, थीम्स एनसीईआरटी में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो। तो 2143 जो है वो सही ऑप्शन सी में है। तो फुतुह सलातीन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है और ये अलाउद्दीन बहमन शाह के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, बहमनी किंगडम में मैंने पढ़ाया है, ये 4th सेंचुरी के कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन बहमन के टाइम पे। उसके बाद फुतुहाते फिरोजशाही की बात करें तो ये खुद ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। और इस तरीके से बेसिकली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस जारी करते थे, इन चीज़ों के बारे में। तारीख फिरोजशाही की अगर बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है 4th सेंचुरी में। और घियासुद्दीन बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक के राइन तक जो भी मेजर डिस्कशन हुए, जो मेजर कोर्ट इवेंट हुए, उसके बारे में तारीख फिरोजशाही में बर्नी ने बताया है। ठीक है, खजाइनुल फुतूह किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। ये 13th सेंचुरी की बुक है, बिकॉज अमीर खुसरो जो है उसी पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ के कॉन्क्वेस्ट है, जो काफ़ी फेमस रहे, उसके बारे में बात किया है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया वन बाय वन। अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं चीज़ें तो थोड़ा हैवी लग सकता है, बट रिवीजन के पर्पज से काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। His theory of kingship was based on the principle of prestige, power and justice. Who said these words about बलबन? तो बलबन के बारे में 3 वर्ड्स इन्होंने कहे कि इनका जो किंगशिप की थ्योरी है, यानी जिस तरीके से राजा एक राजपाट चलाता है, 3 चीजें आधारित है। पहला है प्रेस्टीज यानी सम्मान, दूसरा है शक्ति और तीसरा है न्याय। 3 तथ्यों पर आधारित है। तो ये कहना था बर्नी का। बर्नी एक हिस्टोरिकल कमेंटेटर भी है, बहुत सारे रूलर पर इन्होंने कमेंट्री भी करी है, बेसिकली अपने विचार रखे हैं उस राजा के बारे में। तो इनका कहना था कि बलबन जो है 3 चीज़ों पर ध्यान देता है, पहला प्रेस्टीज पर, दूसरा पावर पर, तीसरा जस्टिस पर। ओके, नेक्स्ट तबकाते नासिरी किन्होंने लिखा है? तो देखिए तबकाते नासिरी जो है मिन्हास उस सिराज ने लिखा है। यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, बट यहाँ मैं वो क्वेश्चन को नहीं कवर कर सकता बिकॉज हमने सेपरेटली उसे डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन आई गेस यहाँ पे छूट गया है, वो क्वेश्चन ये था, मैं लिख देता हूँ। सिविल सर्विसेज 2002 में पूछा गया था बेसिकली। तो बर्नी का ये कहना था, क्या वो है? अगर नहीं है, मैं इसे लिख देता हूँ। देखिए बर्नी का ये कहना था ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बर्नी का ये कहना था कि जो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर, द एरिया अंडर दिल्ली सुल्तान्स आर नॉट ट्रूली इस्लामिक। ठीक है, इन्होंने इनकार करा है। बर्नी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया इन्होंने? पहला ऑप्शन था कि मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फॉलो नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन ये था इनका कि मुस्लिम थियोलॉजियन को डिसरिगार्ड किया गया है इसलिए। तीसरा ये था कि सुल्तान ने मुस्लिम लॉ को सप्लीमेंट किया है अपने रेगुलेशन के साथ जोड़ के। और चौथा ये था कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नॉन मुस्लिम को भी दिए गए हैं। तो देखिए बर्नी का ये कहना था कि दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो रूलर्स हैं या जो जनता है या जो रूलिंग हो रही है वो ट्रूली इस्लामिक इसलिए नहीं है बिकॉज सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशन। आई होप आप समझ पाए। यानी सुल्तान ने एग्जैक्ट जो है वो मुस्लिम लॉ को कॉपी करने की बजाय अपने जो तरीके हैं या अपने जो रेगुलेशन है वो भी उसमें इंटीग्रेट किए हैं। इस वजह से बर्नी का ये कहना था। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट, इक्ता सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, इक्ता सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, घियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब यही क्वेश्चन यहाँ भी है कि इक्ता सिस्टम जो है किस टर्की सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया है। तो सही आंसर हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे और इल्तुतमिश यहाँ ऑप्शन ए में है, सो वी विल गो विथ ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, इक्ता सिस्टम के बारे में कौन सी बात यहाँ पे नहीं शामिल है? पहला ये कि इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। दूसरा, सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम। तीसरा, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट। चौथा, मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। तो ये 4 ऑप्शन है। देखिए, अगर इक्ता सिस्टम की हम बात करें तो ऑब्वियसली ये एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, नो डाउट। इक्तादारी सिस्टम जो वो काफ़ी पॉपुलर है, बिकॉज यहाँ पे जो इक्ताज हैं वो अलॉट किए जाते थे जो राजा के साथ काम करते थे उन नोबेल्स को। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इक्तादारी, जागीरदारी, जमींदारी इन टर्म्स को एक साथ एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। उस वीडियो को मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप उसे जरूर रेफर कर लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे PYQs भी कवर किए थे। तो एज ऑफ नाउ हम बात करते हैं इक्ता की। तो देखिए, इक्ता एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, ये बात बिल्कुल सही है। सियासतनामा एक काफ़ी फेमस बुक है जो इक्ता सिस्टम पर डिस्कस करता है। अब अगला कह रहे हैं जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट होता था। देखिए, जो इक्ता होता था वो एक लैंड ग्रांट होता था, जमीन अनुदान होता था, और ये रेवेन्यू कलेक्शन उससे आता था। यानी मान लो, लेट सपोज कि आप सुल्तान हो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के, आपने किसी नोबेल को एक जमीन दी, जमीन का टुकड़ा दिया, और आपने कहा ये आपका इक्ता है, ठीक है, किसी काम के बदले, लेट सपोज आर्मी मेंटेनेंस के बदले में दिया। तो अब क्या होगा, उस इक्ता से, उस पर्टिकुलर जमीन से जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू क्या डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट होगा? नहीं, ये मुक्तीज ये करते थे, मुक्तीज इसे मैनेज करते थे। ठीक है, तो ये तीसरा गलत है, बिकॉज इट वाज मैनेज बाय मुक्तीज। मुक्तीज कौन है? ऑफिशियल इंचार्ज है, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ इक्ताज। ठीक है, इक्ताज के ऑफिशियल इंचार्ज होते थे मुक्तीज, वो मैनेज करते थे। अगला देखिए, मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या बोला इन्होंने कि जो रेवेन्यू इक्ता से आ रहा है, जो पैसे इक्ता से आ रहे हैं, उन पैसों से ही मुक्तीज को अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना है। बेसिकली जो भी घुड़सवार हैं या जो बाकी लोग हैं आर्मी में, उन्हें मेंटेन करना है। ये सच है। ठीक है, तो मुक्ति क्या है, वो इक्ता के होल्डर है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल अपने मिलिट्री फोर्स को मेंटेन करने में करेंगे। नेक्स्ट, इक्ता इन मिडिवल इंडिया मेंट land assigned to religious personnel for spiritual purposes, land revenue from different territorial units assigned to army officers, charity for educational and cultural activities, the rights of the जमींदार। आई एम टेकिंग अ स्मॉल पोज ताकि आप अटेम्प्ट करो। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स। अभी मैंने वही तो बताया, इक्ता क्या है, वो जमीन का टुकड़ा है, वो लैंड रेवेन्यू है बेसिकली, जो डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स जो कि आर्मी ऑफिसर को असाइन किए गए हैं वहां से आ रहा है। तो इस तरीके से वी विल गो विथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज 2018 एंड वी हैव गिवन 3 ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज 3 स्टेटमेंट्स आर देयर बेसिकली। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। Second statement is the Ikta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. Indigenous मतलब something which is originally developed in India. The third statement is the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khilji sultans of Delhi. ओके, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इंचार्ज जो थे वो आमिल थे, ये बिल्कुल सही है। देखिए, आमिल्स कौन थे? आमिल जो ये एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की की ऑफिसर थे दिल्ली सल्तनत में। इनका जो मेन काम था वो कैलकुलेट करना और इसके अलावा कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू को। ठीक है, लैंड रेवेन्यू को ये कलेक्ट करने का काम करते थे, और लैंड रेवेन्यू को उस टाइम पे खराज कहते थे। ठीक है, खराज, ये ध्यान रखिएगा, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा आमिल जो है किसके अंडर वर्क करते थे? तो दे वर्कड अंडर वजीर। ठीक है, वजीर के अंडर ये काम करते थे, और इस तरीके से ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट थे। और अब रेवेन्यू सिस्टम की अगर बात करें ब्रीफ में, तो देखिए, लैंड रेवेन्यू के बारे में पता है कि किस तरीके से जो लैंड रेवेन्यू है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस टाइम पे सुल्तान के लिए। ठीक है, उसी से वो जो भी स्टेट्स के एक्सपेंसेस थे वो उन्हें मैनेज करते थे। अब सेकेंड अगर स्टेटमेंट की बात करें कि क्या इक्ता सिस्टम जो एक एंशिएंट इंडिजीनस इंस्टीट्यूशन था, देखिए ये बात गलत है। जैसे मैंने बताया, इंडिजीनस नहीं था। जो इक्ता सिस्टम है ये एक तरीके का मेथड था, और ये टर्क्स और पर्शियन से लिया गया है। ठीक है, सो इट वॉज नॉट इंडिजीनस, टेकन फ्रॉम टर्क्स एंड पर्शियंस।
टेकन फ्रॉम टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा ये कि दिल्ली सल्तनत जो है इसे अडॉप्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट वे में गवर्न कर सके। इस सिस्टम में क्या होता है, जो एक एम्पायर है पर्टिकुलर, उसे डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग इक्ताज में, जिसे हम टेरिटोरियल यूनिट कहते हैं। इक्ताज में डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटरी को, तो वो कहलाता है इक्ता यानी टेरिटोरियल यूनिट। और इसमें इसे असाइन कर दिया जाता है किसे, इक्तादार्स को। ठीक है, इक्तादार्स को, जो कि ऑब्वियसली राजा के ही नोबल्स हैं, उन्हें असाइन कर दिया जाता है। और इक्तादार बोल लो आप, या मुक्ति भी कह सकते हो। इनका मेन काम क्या है, ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया इक्तादार का मेन काम क्या है कि ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। देखिए ये गलत है। बेसिकली जो मीर बख्शी का जो ऑफिस है ये किस टाइम पे, तो मुगल एम्पायर के टाइम पे देखने को मिलता है। खिलजी सुल्तान के टाइम पे नहीं, बल्कि मुगल एम्पायर के टाइम पे देखने को मिलता है। मीर बख्शी कौन थे? लेट मी एक्सप्लेन द थर्ड स्टेटमेंट ब्रीफली। मीर बख्शी, तो मीर बख्शी जो है ये एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। बेसिकली जितना भी मिलिट्री डिपार्टमेंट का काम रहता था मुगल एम्पायर के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे नहीं, मुगल एम्पायर के टाइम पे उनकी देखरेख करने का काम मीर बख्शी करते थे। और बेसिकली अकबर के टाइम पे ये ऑफिस इंट्रोड्यूस होता है मनसबदारी पार्ट के अंदर ही। और मीर बख्शी का बहुत सारा काम होता है। सबसे पहला काम तो ये कि सोल्जर्स को ये रिक्रूट करते हैं। दूसरा ये कि जो भी मनसबदार हैं यानी जो भी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनको पे करेंगे, उनकी रैंकिंग वगैरह डिसाइड करेंगे। ठीक है, मिलिट्री रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करेंगे, ट्रूप्स वगैरह की जांच करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, ये सब काम थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो भी मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, अब बेसिकली खिलजी पीरियड के टाइम पे भी, उस टाइम पे जो हेड करते थे वो आरिजे ममालिक करते थे। आरिजे ममालिक, जैसे यहाँ पे कहा ना थर्ड स्टेटमेंट में कि जो मीर बख्शी का ऑफिस है ये खिलजी सुल्तान के टाइम पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। खिलजी सल्तनत के टाइम पे यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आरिजे ममालिक जो है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करते थे। और मुगल के टाइम पे कौन हेड करते थे? मीर बख्शी हेड करते थे। डिफरेंस समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो आरिजे ममालिक का क्या काम है? वही काम है जो मुगल पीरियड में मीर बख्शी का काम है, वही काम दिल्ली सल्तनत में आरिजे ममालिक का काम है, बस नाम बदल गया, काम तो वही है। आरिजे ममालिक क्या करेंगे? सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनका पेमेंट करेंगे, ये सब काम जो है वो करते थे। इसके अलावा और भी काम है, जैसे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करके रखने का काम। ठीक है, इवन कहा जाता है कि जो एक तरीके से हॉर्स की ब्रांडिंग की जा रही है या डिस्क्रिप्टिव रोल लिया जा रहा है सोल्जर्स का, है ना, आपने पढ़ा होगा ये, जिसे हम दाग और चेहरा कहते हैं। इस तरीके के मेथड्स भी जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्यों गलत है, समझ आ गया क्यों गलत है? बिकॉज मीर बख्शी का जो ऑफिस है वो मुगल्स के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ। तो पहला सही है क्योंकि आमिल जो है ये एक की रेवेन्यू ऑफिसर थे सल्तनत पीरियड में, बिल्कुल सही। इक्ता सिस्टम जो है ये इस्लामिक गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का पार्ट था बेसिकली टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरीके से दूसरा गलत है। और तीसरा इसलिए गलत है बिकॉज मीर बख्शी जो मुगल पीरियड के टाइम पे, खासतौर से अकबर के टाइम पे आते हैं एग्जिस्टेंस में, ना कि खिलजी सुल्तान के टाइम पे। अब मैं इतना डिटेल इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि जो मैंने बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, उन सब पे भी क्वेश्चन बना है। अब ये आप मैच करिए, ये भी देखिए अरुणाचल पीसीएस का है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आप पढ़ सकते हो कौन सा पेपर कब है, वो आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, मैं अलग से नहीं बोलता हूँ ताकि टाइम हमारा बचे, बट ये सारा मैंने लिख दिया है साथ में ही। पहला कह रहे हैं आईने अकबरी, रहला, हुमायूं नामा और राज तरंगिनी। उम्मीद आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा है? तो आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, रहला किसने लिखा है? रहला लिखा है इब्न बतूता ने। इसके बाद हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन है। और राज तरंगिनी कलहड़ ने लिखा है। ये क्वेश्चन तो आपने विद इन सेकेंड मार्क्स कर दिया होगा, विद इन सेकेंड मार्क किया होगा, बिकॉज ये काफ़ी आसान है। तो इसमें हम 2 जाएंगे, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है। 2, 3, 1, 4 जो है वो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये यूपीएससी सीबीआई में ही पूछा गया था कि रहला बुक किसने लिखी, तो उस टाइम पे भी मैंने पढ़ाया, इसकी कंप्लीट एनालिसिस मैंने की है यूट्यूब पे भी। तो जो रहला है, रहला जो बुक है एक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ना कि ए। ठीक है, अल बरूनी ने नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है, बट जब थीम्स एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई उस टाइम पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अल बरूनी ने क्या लिखा है? अल बरूनी ने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है तहकीके हिंद।
तहकीके हिंद बोल लो या आप किताबुल हिंद भी कह सकते हो, दोनों ही बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि किताबुल हिंद किसने लिखा। किताबुल हिंद का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री का या इंडिया का जो बेसिकली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अल बरूनी ने दिया है, जो कि एक ट्रेवलर थे। जब वो भारत आए भारत के दौरे में, तब उन्होंने ये बुक लिखा है। अच्छा, ये दोनों ही बुक, अल बरूनी की भी किताब और इब्न बतूता की भी किताब, ये दोनों अरेबिक में है। बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, दिस वन, द रेहला वाज रिटेन, तो देखिए पर्शियन इटालियन में नहीं है, अरेबिक में है। आई एम मेकिंग मोर एम्फेसिस ऑन दिस फैक्ट बिकॉज इस पे बार बार क्वेश्चन बना है। उस टाइम पे पर्शियन जो है वो पॉपुलर लैंग्वेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी, अरेबिक ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी। बाद में जब मुगल्स आए तब जो है वो पर्शियन जो पॉपुलर लैंग्वेज या कोर्ट लैंग्वेज बन गई, दरबारी भाषा बन गई पर्शियन। इसलिए आप देखोगे जो आईने अकबरी है या बाकी मुगल टेक्स्ट है वो पर्शियन में है, बट उससे पहले जो बुक्स हैं, खासतौर से ट्रेवलर्स वगैरह के जो बुक है वो अरेबिक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? किसने लिखा है रिहला? इब्न बतूता ने लिखा है 14th सेंचुरी में। अब ये अटेम्प्ट करिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू राइट नाउ। इब्न बतूता, अल मसूदी, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत देखिए, ऑप्शन बी गलत है ना। अभी हमने पढ़ा कि किताबुल हिंद किसने लिखा है, किताबुल हिंद लिखा है अल बरूनी ने। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए सारा ही PYQ है, बताने की नीड नहीं है हर क्वेश्चन में। ये आप लास्ट वाला भी देखो तो ये तो पूरा ही PYQ है। ये देखो तो डायरेक्ट PYQ है, ये भी डायरेक्ट PYQ है, ये डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट PYQ नहीं, ये इनडायरेक्ट PYQ है, ये डायरेक्ट PYQ है। तो मतलब सारे ही सवाल है, बताने की नीड भी नहीं है, आपको समझ भी आ गया होगा। फिलहाल ये मैं एक्स्ट्रा इन्फो दे दूं, देखिए इब्न बतूता ने जो बुक लिखी है वो रेहला लिखी है, किस भाषा में लिखी है? अरेबिक में लिखी है। ठीक है, किताबुल हिंद जो बुक है ये किसने लिखी है? किताबुल हिंद जो है या तहकीके हिंद जो है ये अल बरूनी ने लिखा है। रेहला जो है वह अरेबिक में लिखी गई 14th सेंचुरी में इब्न बतूता के द्वारा। अच्छा, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने ये थीम्स NCERT वाली प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, उस वीडियो को आप रेफर कर लें। अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर कौन है? अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम जो है NDA में पूछा गया था 2020 में कि 1904 में अभिनव भारत जो है, जो कि एक रेवोल्यूशनरीज की सीक्रेट सोसाइटी है, ये किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था UPSC NDA के पेपर में। ठीक है, इसके बाद ये देखिए NDA में ही पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आई गेस आई रिपीटेड अगेन। ये सेम क्वेश्चन जो है ये आपके UP PCS में पूछा गया था, UP PCS 2018 में। क्वेश्चन ये था कि विच अमोंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। ऑप्शन थे हमारे पास भगत सिंह जी, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष जी और पुलिन बिहारी। तो ऑब्वियस ही बात है अभिनव भारत जो है ये फाउंड किया गया विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, तो ये UP PCS में ही पूछा गया, NDA में भी, और बहुत सारे पेपर में पूछा गया सेम ही क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है? खुदीराम बोस, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा, हरदयाल या VD सावरकर। सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी, VD सावरकर। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? सावरकर किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। देखिए चापेकर नहीं है, दामोदर चापेकर भी नहीं है, नरेन भट्टाचार्य भी नहीं है, जतिन मुखर्जी भी नहीं है। बेसिकली VD सावरकर और इनके ब्रदर गणेश सावरकर जी ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया था। तो ऑप्शन में VD सावरकर नहीं है, सो वी विल गो विथ गणेश सावरकर। द व्हिटले कमीशन वाज कंसर्न्ड विथ। ठीक है, व्हिटले कमीशन जो है किनसे कंसर्न है, यह पूछा गया है। पहला है पब्लिक हेल्थ, दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तीसरा लेबर और चौथा एजुकेशन। और यही सवाल जो है वो सिविल सर्विसेज 2003 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि बताइए कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे व्हिटले कमीशन का क्या पर्पस था। तो देखिए व्हिटले कमीशन एक वो कमीशन थी जिसने रिपोर्ट दिया कि उस टाइम पे लेबर्स की कैसी कंडीशन है और उससे रिलेटेड सुझाव दिए गए, रिकमेंडेशन दिया गया। तो आंसर यहाँ पे बी है, ये लेबर्स के कंडीशन पे था। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि व्हिटले कमीशन किससे जुड़ा हुआ था, तो लेबर से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि सिविल सर्विसेज के पेपर का ही बोलबाला है और ये कोई इकलौता पेपर नहीं है, हर स्टेट पीसेस में यही पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है।
नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और यही है बस जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर किए और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारे बैचेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये देखिए हमारी समग्र बैच है जिसमें ये सारे डिटेल्स हैं, ये कोर्स फीचर्स हैं और ये नंबर है व्हाट्सएप के लिए। ज़्यादा जानकारी और एनरोलमेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लाइक ओपन द लिंक जो डिस्क्रिप्शन या पिंड में है, वहाँ से आप जाकर अगर आप मैसेज ड्रॉप करोगे आवर टीम विल हेल्प यू in every possible manner. So thank you. Jai Hind.